आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ। कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ के बारे में कुछ तथ्य मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग अपने माइंड में समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ। कृषि विज्ञान की क्रांति देश में कैसे हुई, किस तरह के परिवेश में इस क्रांति का बोलबाला लोगों के मन के अंदर क्रिएट हुआ, तो आइए जानते हैं। भारत में कृषि का वैज्ञानिकरण गन्ना, कपास व तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। किसके कारण शुरू हुआ? गन्ना, कपास व तंबाकू। गन्ना, कपास एवं तंबाकू। गन्ना, कपास एवं तंबाकू के व्यवसायीकरण से शुरुआत हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, ये फसल थी, तंबाकू था, यानी गन्ना था, कपास था और तंबाकू था। गन्ना, कपास और तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ ए ओ ह्यूम के आग्रह पर। किसके आग्रह पर? ए ओ ह्यूम के आग्रह पर। ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों, जैसे 17 अप्रैल 1871 में 17 अप्रैल 1871 ईस्वी में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग भी खोला गया। तो प्रश्न एक बनता है दोस्तों कि IARI की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, IARI की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान, जो इस समय अब बंगाल में, उस समय बंगाल में था, उस समय क्या था? बंगाल में था। तो IARI की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। कब? 1905 में। इसका फुल फॉर्म है इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान, उस समय बंगाल में की गई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन थे। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घटना भी हुई थी, वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था। तो तिथि से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों ध्यान रखिए, इंपीरियल शब्द इंडियन शब्द में बदल गया। जब भारत को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो इंपीरियल शब्द था इंडियन शब्द में बदल गया। अब यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाया। क्या कहलाया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाया। 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। आगे के तथ्यों को ध्यान दीजिए दोस्तों। ICAR लॉर्ड लिन लिथगो के वायसराय काल में। किसके? लॉर्ड लिन लिथगो के वायसराय काल में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ।
इनकी सलाह पर 23 मई 1937 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह। ध्यान देने की बात है, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव एस ए हिदारी थे। प्रथम सचिव कौन थे? सचिव एस ए हिदारी, एस ए हिदारी। प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव एस ए हिदारी बनाया गया। मार्च 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदलने के लिए निर्णय लिया गया और 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्ण स्वायत्त प्रदान की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर BP पाल को बनाया गया। यानी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? डॉक्टर BP पाल को, डॉक्टर BP पाल को, BP पाल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1901-1905 ईस्वी के दौरान भारत में इस तरह दोस्तों जो है 6 कृषि कॉलेज कहाँ कहाँ खोले गए? पूना, कानपुर, सबौर, नागपुर, लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है तथा कोयम्बटूर में स्थापित किया गया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के सबौर में हुई। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई कहाँ पे हुई? बिहार के सबौर में हुई। कहाँ पे? बिहार के सबौर में। नेक्स्ट देखिए, बिहार के सबौर में हुई। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि किस टीम की सलाह पर 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी? प्रश्न बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इस पॉइंट पे आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। किस टीम की सलाह पर 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई? तो ये दोस्तों जो है ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के आधार पर, ज्वाइंट इंडो अमेरिकन ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम। ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर 1960 में यानी 1960 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो वर्तमान उत्तराखंड राज्य के पंतनगर नामक स्थान पर है या की गई है। तो ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर किसकी स्थापना की गई थी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई। आधुनिक कृषि के फलस्वरूप भारत में 1965-66 में, भारत में कब? 1965-66 ईस्वी में, 1965-66 ईस्वी में हरित क्रांति हुई। बाद में व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन आदि क्रांतियाँ लाई गई। आजकल द्वितीय हरित क्रांति एवं एवरग्रीन रेवोल्यूशन की पहल हो रही है।
कृषि क्षेत्र में यह उन्नति मानव विकास का ही परिणाम है। हरित क्रांति, नेक्स्ट, हरित क्रांति। तो दोस्तों आइए अब लोग हरित क्रांति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हरित क्रांति सन 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ। कितने? 50 लाख बढ़त से कुल 170 लाख 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ। तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने, कौन? विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। तो प्रश्न ये उठता है कि भारत में हरित क्रांति शब्द की संज्ञा प्रदायक कौन थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड थे। कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड। उक्त उपलब्धि 1960 के दशक के मध्य मैक्सिको के से लाए गए गेहूँ, ये गेहूँ कहाँ से लाए गए थे दोस्तों? ये मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। मैक्सिको कब लाए गए थे? 1960 के क्रम में। तो मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने ब्रीडिंग संस्करण द्वारा नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की। तो प्रश्न यह भी उठता है कि हरित क्रांति किस उपज पर मतलब ज़्यादा देखने को मिली? तो गेहूं के क्षेत्र में देखने को मिली। किसमें? गेहूं में ज़्यादा हरित क्रांति देखने को मिली। इसके बाद फिर चावल का नंबर आता है। किसका? चावल का। दूसरे नंबर पे चावल था। विकसित उपज देने वाली प्रजातियाँ विकसित की गई जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता लगभग कितनी थी? 60 से 65 क्विंटल थी। ऐसी स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही जिनसे देश में 1970 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन आई और हर परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता भारत को प्राप्त हुआ। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है तथा भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्राप्त होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 के नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। 1966-67 में हरित क्रांति हुई। तो ध्यान दीजिए कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस पे पड़ा? किस फसल पे? गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। प्रश्न अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव जो किस फसल पर सर्वाधिक पड़ा था? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, गेहूं पर सर्वाधिक पड़ा था और दूसरे नंबर पे धान आता है। दूसरा पॉइंट है हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर कुछ क्षेत्र विशेष यथा कहाँ पड़ा था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य थे जहाँ पर कि हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। पंजाब, हरियाणा, यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य थे। तो ये भी प्रश्न होता है कि सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली? तो पंजाब में, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे पे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके साथ गंगानगर आदि तक सीमित रह गया था। तीसरा पॉइंट है, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था। गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सीमिट मैक्सिको में है। यानी गेहूं तथा मक्का का अंतर्राष्ट्रीय गेहूं तथा मक्का का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सीमिट मैक्सिको में है। कहाँ पे? सीमिट एक स्थान है जो कि मैक्सिको, कहाँ पे? मैक्सिको में। मैक्सिको ट्रेन थोड़ी सही से नहीं चलती है दोस्तों, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों के पास जाती है, उस पर ध्यान रखिएगा। तो गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? सीमिट में है, जो कि मैक्सिको में स्थित है। भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक डॉक्टर कौन थे? विलियम गार्ड थे, जो कि यूएसए के थे। विलियम गार्ड थे, ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति के बारे में जानकारी हासिल लेते हैं हम लोग। हरित क्रांति के पश्चात श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में। कब? 1964-65 ईस्वी में। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 ईस्वी में सघन पशु विकास कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? सघन पशु विकास कार्यक्रम। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यानी दूध के क्षेत्र में क्रांति ला करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। यानी ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था और किस क्षेत्र में था? तो श्वेत क्रांति के क्षेत्र में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। कब? 1970 ईस्वी में चलाया गया था, जिसके सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन रहे। 3 चरणों में संपन्न ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 से 1978 तक। कब था? 1970 से 1978 ईस्वी। ये दूध क्रांति का पहला चरण था दोस्तों तक, तथा द्वितीय चरण 1978 से 85 तक। 1978 से 85 तक, तथा तीसरा चरण जो है 1985 से 1995। तीसरा चरण कब था? 1985 से 95 तक। यानी 1985 से 1995 तक चलाया गया। आइए अब इसके मुख्य पॉइंट के बारे में देखते हैं। इसके फलस्वरूप भारत आज विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। यानी दूध उत्पादन में भारत का कौन स्थान है? पहला स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। भारत का विश्व में पहला स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2014-15 के अनुसार 2013-14 में भारत का दूध उत्पादन 137.69 मिलियन टन था, जो संसार में सबसे अधिक है।
अधिक था। आज के परिवेश में तो और बढ़ गया है। दाता है कि दूध की वर्ष औसत वृद्धि 4.04% रही है। तीसरा पॉइंट है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन उपलब्धता 290 ग्राम प्रतिदिन है, जो आज के परिवेश में 300 से भी ज़्यादा बढ़ गया है। न्यूनतम आवश्यकता 220 ग्राम व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय डेयरी योजना फेज सेकेंड की शुरुआत 2012 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी योजना फेज की सेकेंड, राष्ट्रीय डेयरी फेज सेकेंड की शुरुआत कब की गई थी? 2012 में की गई थी। कब? 2012 में की गई थी। देश में दुधारू पशुओं की संख्या सन 2000 में लगभग 62 मिलियन थी, जो बढ़कर 2012 में 83.15 मिलियन हो गई। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना 1955 में की गई थी। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 में कहाँ की गई थी? करनाल हरियाणा में। 1955 में करनाल हरियाणा में की गई थी। करनाल हरियाणा में। कहाँ पे किया गया था? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में किया गया था। तीसरा पॉइंट हो गया, संपन्न हुआ दोस्तों। चौथा भी। पांचवा पॉइंट देखिए, दूध उत्पादन में संसार में द्वितीय स्थान किसका है? उस समय दोस्तों जो दूध उत्पादन में संसार में यानी विश्व में द्वितीय स्थान पर अमेरिका उस समय था, लेकिन आज के परिवेश में बदलाव हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में इंडो स्विस, इंडो जर्मन, इंडो डेनिश एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रम का, जो कि विदेशी सहायता से संचालित है, अमिट योगदान रहा। किनका योगदान रहा? इंडो स्विस, इंडो जर्मन और इंडो डेनिश एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो स्विस, इंडो स्विस, इंडो जर्मन, ध्यान रखिए, स्विस, जर्मन, डेनिश और ऑस्ट्रेलिया। डेनिश, इंडो डेनिश और इंडो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसमें? दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।